मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं आगे भी आप देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक कन्या स्त्री जातक की कुंडली पर जो पढ़ी लिखी है और व्यवसाय में अभी लगी हुई है। उसमें संतान और विवाह के प्रति क्या ग्रह योग बनता है या दाम्पत्य जीवन के प्रति क्या ग्रह योग बनता है, उस पर विचार करेंगे। दर्शकों, नवमास के सहित हम विचार करेंगे। जातका के जन्म 23 सितंबर 1997 कृष्ण पक्ष 7 नक्षत्र वृश्चिका चरण 2 मंगलवार योग वातिपात में हुआ। दर्शकों, मृगशिरा नक्षत्र की योनि शर्त मानी गई है। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 22 अंश विराजमान है। लगन में राहु 25 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर बुध 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में लग्नेश कन्या राशि में सूर्य 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में तुला राशि में शुक्र अपनी राशि में 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में मंगल अपनी राशि में 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में मकर राशि में गुरु नीच राशि में है, परंतु यहां पर गुरु वक्री भी है, तो छठे भाव के लिए नीच भंग हो जाता है। शास्त्र का ऐसा कथन है कि जब वक्री ग्रह अगर नीच होता है तो उस भाव में वह उच्च का फल देगा। सप्तम भाव में कुंभ राशि में केतु विराजमान है। अष्टम भाव में मीन राशि में शनि विराजमान है, 24 अंश लेकर के विराजमान है। दसम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है, मृत अवस्था में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। विषय है श्रापित कुंडली, संतान और दाम्पत्य सुख की हानि। जातिका की कुंडली हमारे विद्वानों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार श्रापित कुंडली मानी गई है। कैसे श्रापित है हम आपको पूरा वर्णन बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहें। सिंह लगन में पैदा होने वाले बच्चे थोड़ा सा स्वभाव उग्र हो सकता है, क्योंकि सूर्य की राशि है। जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप उनकी ढलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो अनुशासन प्रिय होते हैं और अपने उच्च अधिकारियों जिनके नीचे वो काम करते हैं उनके बड़े कृतज्ञ होते हैं। आत्मविश्वासी, शासन करने की अच्छी क्षमता, उद्देश्य पूर्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए लगे रहना। लग्नेश द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। ऐसा जातक साहसी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। आयु लंबी होगी, अच्छे कार्यों में रुचि होगी, परिवार का उसको पूरा सुख मिलेगा, धन की कहीं नहीं होगी। द्वितीय भाव थोड़ा सा बंधन का भाव है, जो कुटुंब का भाव है। जैसे हम कुटुंब में रहते हैं तो हम सब की मानते हैं, वो परिवार में बंधन वाली बात आ जाती है। ये हमने आपको लग्नेश का बताया है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और दसम भाव में उच्च राशि में है। चंद्रमा दसम भाव में उच्च राशि में हो, कृष्ण पक्ष 7 का है, तो हमारे ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार अम्ला कीर्ति योग माना गया है। ऐसा बालक बुद्धिमान और गुणवान होता है। ऐसे बालक की पैतृक संपत्ति खर्च हो जाती है। व्यवसाय में थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण सफलता होगी, क्योंकि दसम भाव के द्वादश भाव के गुण जरूर चंद्रमा में विद्वान होंगे। खर्च अधिक होगा, मन अशांत हो जाता है, खर्च के कारण उसका मन भी अशांत हो जाता है। सप्तम दृष्टि चंद्रमा चतुर्थ भाव पर देख रहा है। वृश्चिक राशि है चंद्रमा का, तो वृश्चिक राशि में शुभ प्रभाव होगा, नीच का माना जाता है। लेकिन सामने मंगल है, थोड़ा सा कमजोर है। इधर चंद्रमा भी मृत अवस्था में 29 डिग्री मृत अवस्था में, इतने अच्छे कोई प्रभाव नहीं। उधर मंगल भी मृत्यु अवस्था में 2 डिग्री पे।
तो वो हानि कोई करेगा नहीं चंद्रमा। बात करते हैं मंगल की। मंगल भाग्य भाव का स्वामी है और केंद्र इसका चतुर्थ भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, अपनी राशि में मंगल है। मंगल योग कारक है, परंतु अंशों में कमी है, प्रभाव की कमी है, इसलिए पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहा है। मंगल की चतुर्दशी सप्तम भाव पर होती है, लेकिन 22 डिग्री लगन के मंगल के 2 के है, ना के बराबर है। अब यहां पर एक समस्या आती है, मंगल योग कारक तो है और मंगल की चतुर्दृष्टि सप्तम भाव पर है, शत्रु राशि पर है। उस समस्या को हम अंत में बताएंगे। अब बात में करते हैं बुध की। बुध एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी है बुध है और लगन में है। हमेशा जातक को धन की चिंता तो रहेगी, अपने अपने जो परिजन है उनसे मधुरता की कमी होगी, कम खर्च करना उसकी आदत होगी, धनवान होगा, परंतु राहु साथ में है, बुध के साथ राहु साथ में है और अंशों में देखते हुए बुध भी बलवान है, राहु भी बलवान है, तो यहां पर जड़त्व योग बन रहा है। दर्शकों, राहु बुद्धि को खराब कर रहा है। बुध अपने आप में नपुंसक ग्रह है, तो यहां पर लगन में बैठ करके कहीं ना कहीं जातिका के संतान में परेशानी देने वाली बात बन रही है, क्यों? राहु का योग नपुंसक ग्रह से हो रहा है। बुध सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के दैनिक रोजगार में अच्छा होगा, लेकिन यहां पर यह कमी आ जाती है कि बुध नपुंसक ग्रह है और राहु के साथ में और लगन में है, और लगन स्वयं का प्रतीक है, तो ऐसी समस्याएं संतान के लिए हो जाती हैं। आगे बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, सिंह लगन के लिए गुरु की धनु राशि पंचम भाव में आती है और मीन राशि अष्टम भाव में आती है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। वैदिक ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर पंचम भाव में धनु राशि हो और मीन राशि हो, अगर ऐसे में अगर गुरु पंचम भाव को देखता है तो संतान देने में सक्षम होता है, नहीं है तो संतान की परेशानी आ जाती है, दोष बन जाता है। इसमें गुरु छठे भाव में चला गया और पाप ग्रह की राशि में चला गया। बेशक मकर राशि में वक्री है, माना छठे भाव की हानि नहीं करेगा, उच्च जैसा प्रभाव देगा, लेकिन रहेगा तो पाप ग्रह की राशि में। हमारा हरिवंश पुराण यह बताता है कि जातक के पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों और पितरों के श्राप के कारण गुरु अशुभ राशि में होता है, अशुभ स्थान पर होता है और पाप ग्रह की राशि में होता है। ऐसे जातक को विवाह और संतान के पक्ष में परेशानी आती है। दूसरी तरफ गुरु तो कन्या जातक के लिए विवाह का कारक है, तो यहां तो परेशानी आ गई, और गुरु पंचमेश है और छठे भाव में आ गया, संतान की भी परेशानी आ गई, शिक्षा की भी परेशानी आ गई। शिक्षा कहां से मिली वो हम अंत में बताएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दशम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। शुक्र अपनी राशि में है, पराक्रमी तो होगा, लेकिन शक्ति भी अच्छी होगी शुक्र की, पराक्रम में वृद्धि होगी, अच्छी होगी, भाग्य धर्म की उन्नति भी करेगा, परंतु शुक्र पाप करती योग में है। शुक्र से पहले सूर्य है, बाद में मंगल है, यानी शुक्र से द्वादश भाव में सूर्य है और द्वितीय भाव में मंगल है। शुक्र अपना प्रभाव देने में असमर्थ है। शुक्र दशमेश है, पहली बात तो व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं होगी। दूसरी बात, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। वो बात अलग है, कन्या के लिए विवाह का कारक गुरु है, लेकिन शुक्र तो कन्या हो या पुरुष हो, उसको सभी भौतिक सुख देने वाला है। उन भौतिक सुखों में कमी आएगी और सुख पाप प्रति योग में है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। आयु की तो वृद्धि होगी,
दैनिक व्यवसाय में परेशानी थोड़ी सी देगा। उधर चंद्रमा को शनि देख रहा है, लेकिन यहां गुरु भी चंद्रमा को देख रहा है। चंद्रमा को गुरु देख रहा है पंचम दृष्टि से, तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। और शनि सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। सूर्य और शनि सामने सामने है। शनि वक्री की स्थिति में है, सूर्य लग्नेश है। जब लग्नेश से सप्तम स्थान पर कोई वक्री ग्रह होता है तो विवाह में प्रबल बाधा आती है। सूर्य विवाह, गुरु विवाह में बाधा, लग्न से सप्तम वक्री ग्रह विवाह में बाधा आती है। और दसम दृष्टि से शनि यहां पर पंचम भाव को देख रहा है। शनि पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा और संतान के पक्ष में कमी का कारण बनता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु लगन में है, पंचम दृष्टि राहु की संतान भाव पर आ रही है, यहां पर आ रही है, संतान भाव पर पंचम दृष्टि आ रही है। दर्शकों, हरिवंश पुराण में यह भी बताया गया है कि जब राहु का प्रभाव पंचम भाव पर हो या पंचमेश पर हो, तो ऐसे प्रभाव से यह मानकर चलना चाहिए संतान मिलने वाले किसी प्रकार के कष्टों के लिए जातक के पितृलोक जिम्मेवार है या सर्प शाप है, यानी सर्प शाप है या पितरों का दोष है। ऐसे प्रभाव में या तो संतान होगी नहीं, गर्भ में ही संतान के नष्ट होने की संभावना हो जाती है, और गर्भ संपूर्ण हो गया, अल्पायु होगी और अयोग होगी, ऐसी होगी जो माता पिता का कोई ख्याल रखने वाली होगी। सारांश में यह बता दो, ऐसे जातक को संतान सुख नहीं होगा। यह राहु की बात है। अब बात करते हैं केतु की। केतु सप्तम भाव में है, जीवन साथी के साथ दुख सुखों में कमी आएगी, गुप्त अंगों में विकार आएगा। सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, प्रभावित होगा लगन, वैवाहिक में कष्ट में होगा। और नवम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, केतु शुक्र को पीड़ित कर रहा है। जब शुक्र को केतु पीड़ित करता है और दाम्पत्य सुख में हानि बनती है। यह मैंने आपको ग्रहों का छोटा प्रभाव बताया। अब मैंने बताया था कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, शिक्षा संतान के। ये लगन से हमने विचार किया, लगन से हमने विचार किया कि पंचम भाव पीड़ित है और पंचमेश छठे भाव में है, शिक्षा और संतान में प्रबल बाधा है। अब हम चंद्र लगन से विचार करके देखते हैं। यहां पर चंद्रमा है, ये अगर हम चंद्र कुंडली का विचार करते हैं तो ये चंद्र लगन आ जाता है। चंद्र लगन से 1 2 3 4 पंचम भाव में सूर्य है। चंद्र लगन से पंचम भाव में सूर्य है और शनि की सप्तम दृष्टि है। शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन दोनों पाप ग्रह हैं, ना सूर्य संतान दे सकता ना अकेला, दोनों का पाप ग्रहों का प्रभाव से संतान नहीं मिलेगी। चंद्र लगन से भी पंचम भाव में कन्या राशि बनती है, चंद्र लगन से पंचम भाव में सूर्य, साथ में शनि का प्रभाव है, तो संतान की दिक्कत होगी। चंद्र लगन से नवम भाव में मकर राशि बनती है, वहीं पर गुरु पाप ग्रह राशि में। कन्या का शादी क्या कराने का जुम्मा तो गुरु का ही है, गुरु की भी दृष्टि यहां पर है, लेकिन शनि और सूर्य यहां है। शिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन संतान में दिक्कत आएंगी। ये मैंने आपको बताया, हम बाद में बताएंगे। अब और ग्रहों का मैंने पूरा बता दिया, छोटे तो अभी बताते हैं संतान सुख की कमी। इस कुंडली में संतान सुख की कमी होने कारण पंचमेश छठे भाव में मकर राशि में है, वक्री है, तो पंचमेश अपने भाव को नहीं देख रहा। जब शास्त्र ये कहता है कि कुंडली में अगर धनु और मीन राशि होगी, पंचम भाव में धनु राशि हो, मीन राशि हो, और गुरु उसको देखे तो संतान मिलने का योग होता है, नहीं तो परेशानी आती है। लगन में राहु और बुध संतान के लिए अशुभ माने गए हैं, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है। तो ये भी जब हमने बताया कि गुरु पाप ग्रह की राशि में है तो पितरों का श्राप है। हमने बताया कि राहु जब लगन में है और पंचम भाव को देख रहा है, यह भी सर्प शाप या पितरों का श्राप है, ऐसा हमारा हरिवंश पुराण बताता है। तो संतान की बात यहां आ गई। अब बात करते हैं विवाह की बात। विवाह संबंधित गुरु
छठे स्थान पर है। और पितृशाप मैंने पहले ही बता दिया। और सूर्य से सप्तम शनि है। सूर्य से सप्तम भी विवाह में बाधा का कारक है, और विवाह का कारक गुरु का अशुभ स्थान पर होना, अशुभ राशि में होना, हरिवंश पुराण के मुताबिक ये रुकावट है, विवाह में भी बाधा है। अब चंद्र लगन से मैंने आपको बता दिया, अब शादी का तो है, यानी बच्चों का तो है, शिक्षा का संतान का नहीं है, शिक्षा का तो है, संतान का नहीं है। विवाह तो गुरु ने कराना, गुरु स्वयं दोनों जगह है। दूसरी बात, नवास पर एक विचार करके देखें कि नवास जो कुंडली है, वृश्चिक और भी कई योग होते हैं, लेकिन साधारण तौर पर उसको जीवन साथी का सुख का माना गया है। अब अगर नवास को हम विचार करते हैं तो लगन कुंडली का सप्तमेश अपने नवास में है, शनि अपनी राशि में है, लेकिन सूर्य के प्रभाव में है। दूसरी बात, यहां पर दाम्पत्य सुख में हानि हो गई। ये लगन कुंडली का सप्तमेश शनि अपने नवास में, सूर्य के प्रभाव में दाम्पत्य सुख में हानि हो गई। दूसरी बात, नवास कुंडली का लग्नेश छठे भाव में शुक्र उच्च राशि में है और राहु की दृष्टि है, यहां पर भी शुक्र पीड़ित हो गया। तीसरी बात, नवास कुंडली का सप्तमेश मंगल नीच राशि में है, यहां पर भी दाम्पत्य सुख में हानि का योग बन गया। तो नवास में भी मैंने बताया दाम्पत्य सुख का हानि का योग है। शुक्र को मैंने बताया पाप करती योग में नहीं मिलने वाली बात, दाम्पत्य सुख की हानि, व्यवसाय में कमजोरी होगी। और संतान संबंधित मैंने आपका एक एक स्टेप बाय वर्णन किया, लगन से किया, नवास से किया और चंद्रमा लगन से भी किया। अभी जातिका की महादशा, गुरु की महादशा 24/8/19 से चल रही है, जो कि 24/8/35 तक होगी। और तारा पद्धति में गुरु की महादशा तो अच्छी है, तारा पद्धति तो नक्षत्र के हिसाब से चलती है, वो ऊंच नीच नहीं देखती है, चाहे गुरु उच्च राशि में हो, कैसा भी होने दो। तारा पद्धति का सिद्धांत अलग है, यानी विंशोत्तरी दशा का प्रभाव उसका, तो गुरु की महादशा अच्छी चल रही है। गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है। जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की, अगर ध्यान दिया तो हो सकता है 24 तक, अप्रैल 24 तक शादी हो जाए, इसका निवारण करने से। क्योंकि जब तक इसमें पितरों का शाप आ गया, सर्प शाप आ गया और हरिवंश के प्राण के मुताबिक ये शापित कुंडली हो गई, विवाह में संतान में बाधा है, उसका अगर निवारण नहीं किया जाएगा, जब तक संभवताएं नहीं है कि आगे लड़की का कोई रिश्ते वाली बात बने या संतान की बात बने। दर्शकों, व्यतिपात योग है, अपने आप में प्रेत योग है। ऐसी जातिका को पंचबली श्राद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि सर्प दोष है। पंचबली श्राद्ध में कौन सा आता है? नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, पेट बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध और काक बलि श्राद्ध। तो ये 5 पंचबली श्राद्ध करके और कुंभ विवाह करना चाहिए। मैंने आपको बीच में एक बार बताया कि मंगल कमजोर है, इसकी मंगल योग कारक है, कमजोर है, हम इसकी अंश नहीं बढ़ा सकते। अगर इसको हम रत्न पहनाते हैं तो मंगल यहां बलवान होगा, चतुर्दृष्टि शत्रु राशि पर डालेगा, उधर राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी कुछ ना कुछ दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में और आंधी आ जाएगी और तूफान हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल लड़खड़ा जाएगा, कोई सुख नहीं मिलेगा अगर हम मंगल को यहां पर अंश में बलवान करते हैं। आप थोड़ा सा मान के सोचिए, अगर मंगल भी यहां 20-21 डिग्री पे होगा, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि यहां पर आ रही है, केतु यहां पहले से है, मंगल की चतुर्दृष्टि अशुभ होगी क्योंकि कुंभ राशि है और उधर से राहु की दृष्टि है। कहां से होगा, कैसे जीवन होगा? तो इसलिए मंगल को एज इट इज रहने देना चाहिए। मंगल की दिशा में उसके जप आदि करके उपाय करने चाहिए, रत्न धारण करने की कोशिश ना करें। दर्शकों, मैंने मार्गशिरा नक्षत्र है, काल सर्प इसकी योनि सर्प योनि है। ऐसी जातिका को पंचबली श्राद्ध करने के बाद काल सर्प दोष की वैसे बड़ी पूजा तो नागबली हो जाती है, फिर भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य केतु की शांति करानी चाहिए, बुध राहु का जड़स्थ योग निकालना चाहिए। ये सारे करने के बाद, क्योंकि सप्तमे शनि अष्टम भाव में है,
दीर्घकालीन कष्ट देने वाला ऐसे जाति का पति दीर्घकालीन रोगों से घिरा रहेगा तो उसको सुख कहां मिलेगा। तो ऐसी जातिका को कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह करके योग वर्ग के साथ कुंडली प्रॉपर मिलाने के बाद शादी करना चाहिए। अपना कर्म करो, फल तो भगवान देगा, अपनी तरफ से करो। मैंने आज ये एक पढ़ी लिखी एक अच्छी सुकन्या के विषय में मैंने आपको शापित कुंडली है, संतान और दाम्पत्य सुख की उसमें हानि हो रही है, उसका आपको विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अलग अलग मैंने सभी स्टेपों बताया। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बाकी अपने यार दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपके सामने विश्लेषण करता रहूं और आपका ज्ञान वृद्धि करता रहूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है, जो भी 20-25 पेज बनते हैं उसमें सार निचोड़ देता है। और ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए, शादी के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के वस्तु करके राह आसान करता है, जरूरत आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष ऐसा पेड़ है जहां पर आपको सभी चीजें, कुंडली का विश्लेषण, कुंडली का देखना, कुंडली बनाना, पूजा का और वास्तुशास्त्र का भी आपको ज्ञान मिल सकता है। जरूरत आपको संपर्क करने की। दर्शकों, फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।